हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराठी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आप लोगों को करा रहा हूँ यूरोप महाद्वीप। 7 महाद्वीपों के अंदर जो महाद्वीपों का क्रम है वो मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। पहले नंबर पे एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका और 6ठे नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप। और जब आप देखते हैं ओलंपिक के अंदर घेरे तो आप पाते हैं कौन से ओलंपिक के अंदर आप पाते हैं ये 5 रंग होते हैं और इनमें से जो एक रंग होता है, जरा मैं इसको दोबारा करता हूं आपको ताकि आपको ज्यादा साफ दिखाई दे जाए। ये इसमें से एक रंग जो है नीले रंग का होता है। ये नीला रंग किसको चिन्हित करता है? यूरोप महाद्वीप को। और जैसे एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो सबसे आर्द्र है, यानी कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा मॉइस्ट है। आर्द्र का मतलब नम, तो ये आंसर आता है यूरोप महाद्वीप, इसीलिए इसे नीले रंग से भी चिन्हित करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी रेगिस्तान या डेजर्ट नहीं पाया जाता, उसमें भी यूरोप का नाम आएगा। यूरोप के दूसरी पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको एक और लेक्चर में एशिया वाले में बताया था कि कौन कौन से पर्वत हैं जो इन्हें अलग करते हैं एशिया को यूरोप से। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला एक तो ये पर्वत है जिसे कहते हैं यूराल पर्वत, और एक पर्वत ये भी रूस के अंदर है और कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा है। और एक पर्वत जो है वो पर्वत है यहाँ काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, इसे कहते हैं कोकेजस। ये कोकेजस अंग्रेजी में, इसके ऊपर जो है ये इधर यूरोप है। और अफ्रीका महाद्वीप जैसे दक्षिण में आप देख रहे हो ये अफ्रीका है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाले जो जल है, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ, उस जल को किस नाम से जाना जाता है? तो जरा आप यहां देखेंगे ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो ये तो होगी इसकी भौगोलिक सीमाएं, किन किन चीजों से ये 2 महाद्वीपों से अलग होता है। इसके इधर ये सारा का सारा है अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर जो मैं आपको सही क्रम लेके चलूंगा, जिस क्रम के हिसाब से आपको जो पीडीएफ भी मिलेगी, वहां शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसलैंड, ये देखिए ये अटलांटिक महासागर में स्थित है आइसलैंड, और आइसलैंड को कहते हैं आइलैंड ऑफ फायर। इसे फायर आइलैंड भी कहते हैं, अग्निद्वीप भी कहते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि इस देश के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे कहते हैं फायर आइलैंड या अग्निद्वीप। इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है रेकजाविक। इधर की तरफ जहां मैंने डॉट बनाया हुआ है, अभी मैं रंग बदल देता हूं थोड़ा सा इसका, ये जो बनाया हुआ है ये रेकजाविक है। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है? उसे कहते हैं कोरोना। ये ध्यान रखने आपको सारी की सारी हिंदी के अंदर क्या कहते हैं। इसके बाद अगला देश जो आएगा वो आएगा नीचे की तरफ यूके। देखिए ये लिखा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का अर्थ क्या हो गया? ये क्वेश्चन आ चुका है 2008 के डीपीएसआई में, इसके बाद सीडीएस के अंदर। यूके किसको कहते हैं? देखिए यूके जो है इसका मतलब क्या हो गया? यूके का मतलब हो गया एक तो ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, इसे कहते हैं नॉर्थ आयरलैंड। इन्हें मिलाकर जो एक इकाई बनती है जिसे कहते हैं यूके। अब ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन किससे मिलकर बना है? ब्रिटेन मिलकर बना है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। ये 3 चीजों से मिलकर जो है ये देश बना है। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो यही क्वेश्चन आया जब आप देखते हो एक झंडा जिसे कहते हैं यूनियन जैक, जो हम अपनी हिंदी फिल्मों में जब ब्रिटिश राज को दिखाते हैं वो झंडा जो दिखाई देता है वो कौन सा है? जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके का झंडा बना होता है जिसमें ये पट्टी बनी होती है इस तरीके की। तो ये जो पट्टी है ये तो होती है लाल रंग की, और जो बैकग्राउंड होता है
ये बैकग्राउंड ये होता है नीले रंग का, इसे झंडे को कहते हैं यूनियन जैक, इस झंडे को कहते हैं यूनियन जैक। और ये झंडा किसका है? ये झंडा जो है वो है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन जब हम बात करते हैं तो 3 इकाइयों से मिलकर बना है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी। जो प्रधानमंत्री है टेरेसा मे, जिनके बारे में आप सुन रहे हैं कि हाल ही के दिनों में ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया है कि अब वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो रहा है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, लेकिन हाल ही के दिनों में उसने जनमत, जब वहां पर जनता की राय मांगी तो अधिकांश लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर होने का, यूरोपियन यूनियन से बाहर होने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया ब्रेक्जिट। या एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, और ब्रे का मतलब ब्रिटेन का एग्जिट। तो इन जो महारानी है वो ब्रिटेन की महारानी है, और जो प्रधानमंत्री है वो भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है, टेरेसा मे का नाम आता है। और जब हम देखते हैं क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम आती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंग्लैंड। तो ब्रिटेन की क्रिकेट टीम नहीं है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है। और इसका सीधे, इनका बड़ी सरल भाषा में उत्तर यही है कि ये दोनों अलग कैसे हैं, कि जो क्रिकेट का आयोजन करने वाली संस्था है उस संस्था का नाम है आईसीसी। तो आईसीसी की सदस्यता जो है वो इंग्लैंड ने ग्रहण कर ली, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जो है अपनी अलग से क्रिकेट टीम भेजती है। और ब्रिटेन का एक हिस्सा है स्कॉटलैंड, आप देखें इनकी भी अलग टीम आती है। तो जब ये ओलंपिक खेलों में जाते हैं तब तो ये अलग अलग देश के रूप में जाते हैं, एक ही देश के रूप में जाते हैं, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब ये राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेते हैं या फिर ये क्रिकेट और फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं, तब इनकी टीम जो है इंग्लैंड की टीम कहलाती है। अब इसके बारे में देखिए, जो मैंने आपको नाम दिए इंग्लैंड और वेल्स, किस किस के बारे में मैंने इनका चर्चा करी। यहां पर देखिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये लिखा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो बन गया, ये सारा हिस्सा इंग्लैंड बन गया, ये हिस्सा इंग्लैंड। ये हिस्सा कहलाता है वेल्स। और राजधानी कहां पर है? लंदन राजधानी यहां पर है। इसके बाद आप चलें ऊपर की तरफ, तो ये जो एडिनबर्ग लिखा हुआ है, यहाँ एडिनबर्ग, तो आप यहां देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्कॉटलैंड। ये देखिए, ये स्कॉटलैंड लिखा। और कुछ समय पहले, कई वर्ष पहले ये हुआ था कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का साथ में जुड़ा था 1707 में। ये वो वर्ष है जब भारत में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो उस साल स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा बना। उसके बाद यहाँ ये जनमत संग्रह कराया गया लोगों से जानने के लिए क्या वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो वहां पर अधिकांश लोगों ने ब्रिटेन में साथ रहने पर निर्णय, पक्ष में निर्णय लिया, जिसकी वजह से उस साल एग्जाम के अंदर सवाल आया कौन से देश के अंदर या किस जगह के ऊपर आयोजन किया गया था जनमत संग्रह का या जनता की राय जानने का। इसके अलावा इसका ब्रिटेन का एक और हिस्सा है जिसे कहते हैं नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड की स्थिति को समझने के लिए आप समझिए जैसे जम्मू कश्मीर। तो ये आयरलैंड नाम का जो देश पड़ता है, ये देखिए यहां पर, ये है आयरलैंड। इसे आप देखेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, देखिए। और यहां पर ये क्या है? ये है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और मुद्रा के बारे में अभी मैं बताता हूं इनकी। तो देखिए यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट है कि 1921 के अंदर आयरलैंड ब्रिटेन से अलग हुआ। जैसे भारत आजादी की मांग कर रहा था वैसे ही इन्होंने मांग करी और 1921 में आयरलैंड इससे अलग हुआ। लेकिन जब ये अलग हुआ तो ये उत्तरी आयरलैंड जो है ये ब्रिटेन का ही हिस्सा रह गया, इसीलिए उत्तरी आयरलैंड अभी भी इसका हिस्सा है। और आयरलैंड के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में, वो बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये भी कौन थी? ये आयरिश महिला थी। इसके अलावा मार्गरेट नोबल जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जिनको बारे में कहा गया कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें कहा लोक माता। मैं जो नाम ले रहा हूं वह है मार्गरेट नोबल का, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना बड़ा वर्ड यहाँ पर। यह है मार्गरेट नोबल जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और जिसे स्वामी विवेकानंद ने कहा वास्तविक शेरनी, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा
लोकमाता। और इसके अलावा गांधी जी की 2 बेटियों के उपनाम से 2 महिलाएं जानी जाती हैं, मीराबहन और सरलाबहन। मीराबहन जो थी वो थी मैडलिन स्लेड, वो भी आयरिश महिला थी। और जो सरलाबहन है वो भी कैथरीन मैरी, वो भी आयरलैंड की थी। तो आयरिश लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी साथ दिया। और इसकी मुद्रा यानी कि आयरलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो। जरा यूरो के बारे में देख लेते हैं। यूरो जो करेंसी है ये मुद्रा यूरोपीय संघ के 19 देशों की है। 19 देशों को मैं एक बार आपको प्रयास करूंगा एक साथ क्रम से याद करा दूं। पहला ही है। इसके अलावा अभी हमने यूनाइटेड किंगडम पढ़ा था, तो यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा है वो कौन सी है? इन्होंने यूरो नहीं अपनाया। इनकी जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग के नाम से। और इसके बाद आता है दूसरा, फिर देखते हैं किन के बारे में पढ़ना हमें। ये आते हैं ऊपर की तरफ चले थोड़ा, जिसमें आता है नॉर्वे। देखिए नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनके बारे में देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है या पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, तो ये प्रायद्वीप है। इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इसका नाम स्कैंडवे, और इसी से देश, इसी से एक समूह बना है जिसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। सीपीएफ का एग्जाम जो होता है यूपीएससी का, उसके अंदर पूछा गया कौन कौन से देश स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। अभी मैं बताता हूं। स्कैंडिनेवियन दूसरा नाम जो है वो ये है कि ये जो पहाड़ियां पड़ती हैं नॉर्वे में और स्वीडन में, इन्हें कहते हैं स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेवियन जो नाम है ये इनकी एक साझा संस्कृति और इतिहास के कारण है, जिन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। और कौन कौन से देश आज की तारीख में इसके अंतर्गत आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तो मुख्यतः है, लेकिन 2 और देशों को इनमें शामिल किया जाता है, फिनलैंड और आइसलैंड। और इन 5 को मिलाकर एक और नाम भी आता है जिसको कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। तो इन्हें नॉर्डिक देश भी कहते हैं, इन्हीं को स्कैंडिनेवियन देश भी कहते हैं। एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कि जो लोकपाल नामक पदाधिकारी है, जो जिसको 2015 में कानून बना देश में, तो वो ओम्बड्समैन कहलाता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। उस पद का गठन कहां से शुरू हुआ? तो नाम आता है, तो उत्तर आता है जी स्कैंडिनेवियन देश। जैसे स्वीडन में सबसे पहले ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति हुई तो भ्रष्टाचार के मामले में जो निर्णय लेने में सक्षम था। तो हम पाते हैं कि ये जो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक देश है, ये वो देश है जिन्होंने मानव अधिकार को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर और किसी भी मायने में सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो उच्च स्थान प्राप्त किया है। जब आप पढ़ते हो कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है 2018, उसमें भी आप क्या पाते हो? पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान आप पाते हैं नॉर्वे का। और 2018 की रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति थी जी? भारत का स्थान था 130वां। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन देशों का नाम आप विश्व राजनीति के अंदर शक्तिशाली देशों में तो नहीं गिनते, लेकिन जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर खुशहाली की या दुनिया के अंदर खुशी की, तो आप देखिए फिनलैंड का जो नाम है वो किस में आता है? फिनलैंड का नाम आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल देश, जिसे कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके अंदर कौन सा स्थान आता है? कौन से देश का? फिनलैंड का पहला स्थान है। उसी में भारत का कौन सा स्थान है? 110। तो जब हम बात करते हैं कि भारत जो है दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमारा सीना फूल जाता है। लेकिन जब हम वास्तविकता की बात करें कि खुशहाली के मामले में लोगों की सोच क्या है अपने देश के बारे में, अपने जीवन के बारे में, तो हम पाते हैं हमारा स्थान बहुत नीचा है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन देश है ये दुनिया के लिए आदर्श की तरह देखे जाते हैं। अब देखिए इसमें पहला देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे का जो राजधानी है वो कहलाती है ओस्लो। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं इसकी राजधानी ओस्लो है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहां दिया जाता है? ओस्लो के अंदर। जो बाकी 5 पुरस्कार हैं 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार वो दिया जाता है नॉर्वे के अंदर। इसके अलावा इसका जो क्षेत्र है भौगोलिक रूप से, जैसे इसका तट है, इनको तट को, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं तट है, इन्हें कहते हैं फ्योर्ड्स।
फ्योर्ड्स जो है एक प्रकार की, हिंदी में फ्योर्ड, ये एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है जब बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने के बाद उसमें उन रास्तों में जैसे पहाड़ियां हैं ये इस तरीके की और इनमें बर्फ है, तो जब ये बर्फ पिघलती है तो पानी भर जाता है इन हिस्सों के अंदर, और पानी भरने के बाद जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो तो दांत की तरह दिखाई देती हैं जैसे ये वाली, और जो घाटियां हैं उनमें पानी भर जाता है। ऐसी संरचना को फ्योर्ड कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा नॉर्वे को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये ध्रुव के बिल्कुल पास है। दुनिया का जो सबसे आखिर में, सबसे उत्तर में स्थित देश है वो कौन सा है? वो नॉर्वे ही है, जो ध्रुव के बिल्कुल पास पड़ेगा। इसीलिए ध्रुव में चूंकि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, तो जब यहाँ दिन रहते हैं तो यहाँ पर रात्रि में ही सूर्य उदय होता है और 6 महीने तक रात्रि होती ही नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। और नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एर्ना सोल्सबर्ग। ये अभी जनवरी महीने के अंदर भारत के दौरे पर भी आई थी, तो इसलिए जो अभी हाल ही में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें यह सवाल आ सकता है कि एर्ना सोलबर्ग कौन से देश की प्रधानमंत्री है? नॉर्वे की प्रधानमंत्री है। इसके बाद आता है स्वीडन। स्वीडन के बारे में जैसे मैंने बताया, स्वीडन जो है यहाँ पर भी राजधानी तो मैंने आपको बताई दी थी, सॉरी अभी नॉर्वे की मुद्रा का नाम और हमारे लिए रह गया, उसको और मैं बता देता हूँ। उसकी मुद्रा का नाम है क्रोन, हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा आप, क्रोन। कैसे भी याद कर लीजिए, देखिए कोन होता है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं उसका कोन होता है। या न्यूजीलैंड का एक बल्लेबाज था जिसका नाम था मार्टिन क्रो, जिसकी मृत्यु जो हुई वो हुई कैंसर के कारण, महान बल्लेबाज था। क्रो को याद कर सकते हो। या क्रो जो है अंग्रेजी में कहते हैं कौवे को। तो आपको मैंने तीनों सूत्र बता दिए। नॉर्वे को कैसे याद करना? नॉर्वे का मतलब नहीं रहे, नो वे, कौन नहीं रहा? मार्टिन क्रोन, तो हमारा नाम आ सकता है क्रोन, ऐसे याद करना आपको। इसके बाद आ गया स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और इसकी मुद्रा का नाम है क्रोना। तो इसमें क्या नाम आ जाएगा? क्रोना, ए लग जाएगा क्रोन के आगे। यही वो मुद्रा है जो आपने पढ़ा था, आइसलैंड की जो मुद्रा थी वही मुद्रा इनकी भी है। स्वीडन के बारे में खबर यह है कि स्वीडन से एक तोप भारत ने खरीदी थी जिसका नाम था बोफोर्स। आप लोगों को याद होगा, जो दिवंगत प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, उनका राजनीतिक जीवन जो खत्म हुआ था उसका प्रमुख कारण ये था कि बोफोर्स तोप जो है भारत ने मंगाई थी, और उसके अंदर एक इटली का व्यापारी था, बिचौलिया, जिसका नाम था कत्रोची, और कत्रोची के और कांग्रेस के अंतरंग संबंध पाए गए थे, जिसकी वजह से यह आरोप लगाया गया विरोधी दलों ने कि इसके अंदर कांग्रेस की जो भूमिका है उस भूमिका में राजीव गांधी पर भी आरोप लगाया गया। हालांकि ये कोई सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन उस दौरान ये बोफोर्स तोप, और जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जो कारगिल का युद्ध था 1999 का, तब इन बोफोर्स तोपों ने अपने पुराने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, और भारत की जो कारगिल में विजय थी उसमें एक प्रमुख कारण था बोफोर्स तोपों ने जिस सटीकता से भारतीय सेना ने उसका इस्तेमाल करा, वो हमारी जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगला देश पड़ता है फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी कि 1000 झीलों का देश कहा जाता है। और फिनलैंड की जो राजधानी है वो कहलाती है हेलसिंकी। फिनलैंड के बाद अगला जो देश आएगा वो आएगा रूस। ये देखिए, कल मैंने आपको या पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रूस जो है ये वो महाद्वीप है या वो देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंदर उसकी भूमि है। सबसे बड़ा हिस्सा हालांकि एशिया में है, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से यूरोप का ही हिस्सा है, और इसीलिए जितने भी संगठन है चाहे खेल है वो यूरोपीय खेलों में हिस्सा लेते हैं। तो रूस जो है उसकी राजधानी तो मॉस्को है, और उसकी पुरानी राजधानी जो है उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। ये लिखा हुआ है, ये रशियन में भी लिखा है और इंग्लिश में भी, सेंट पीटर्सबर्ग।
जिसे पहले लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में क्वेश्चन एसएससी में आया कि रूसी जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। यह क्वेश्चन आया कि इस क्रांति की शुरुआत कौन से शहर से हुई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम आएगा। हमने जो रूस से जो जहाज भी हमने लिया जो एडमिरल गरशकोव के नाम से था, जिसे हमने विक्रमादित्य के नाम से नौसेना में शामिल किया, वो भी भारत के जो नौसैनिक थे उन्हें प्रशिक्षण दिया गया सेंट पीटर्सबर्ग में, और यहाँ से ही उस जहाज को वो लेकर भारत आए थे। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और इनकी जो मुद्रा है उसको कहते हैं रूबल। फिनलैंड के बारे में मैं एक बताना भूल गया, जो इस बार यूपी कांस्टेबल में था। इनकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। तो अभी तक यूरो हमने दो देशों के बारे में अभी तक मैंने वीडियो में पढ़ाया आपको। एक तो पढ़ा था हमने आयरलैंड की जो राजधानी है वह, आयरलैंड जो देश है उसने यूरो को अपनाया, और अगला देश जो है वो है फिनलैंड जिसने यूरो को अपनाया। इसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, ये तीन देश दे रखे हैं, ये तीन देश हैं, सॉरी ये तीन देश में ये आ जाते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तीन देश जो है इनकी सीमाएं किस सागर से सट रही है? बाल्टिक सागर से। इसीलिए इन देशों को क्या कहते हैं? इन देशों को कहते हैं बाल्टिक देश। ध्यान रखना है कि कौन से देश जो है बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं, ये बाल्टिक गणराज्य है। और बाल्टिक गणराज्यों के अंदर इनकी तीनों की जो मुद्रा है वो इंपॉर्टेंट हो गया, तीनों की मुद्रा यूरो है। और 1991 में जो सोवियत संघ था, जो मैंने आपको एशिया वाले वीडियो में भी बताया था, सोवियत संघ जो हुआ करता था 1991 तक, उस सोवियत संघ का ये तीनों देश भी हिस्सा थे। आज की तारीख में ये पश्चिमी देशों के साथ में ज्यादा है, जैसे नेटो के अंदर भी ये शामिल है। तो तीनों देशों की राजधानी आपको याद करनी है। तीनों देशों में एस्टोनिया की राजधानी है टालिन, लाटविया की राजधानी है रीगा, और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नस। कैसे भी आप लोग कर लीजिए, जैसे एस्टोन या टोन है, टोन के बाद में क्या आ गया? ताली, तालीन के साथ में, तो वैसे कर लीजिए कि कोई टोन बदल जाती है जब लोग किसी की प्रशंसा करते हैं, ताली बजाते हैं तो खुशी होती है। ऐसे ही रीगा को आप रोग समझ लीजिए, लाटविया को लात समझ लो, किसी के पैर में कोई रोग हो जाए, इस तरीके से आप इन्हें याद कीजिए। उसके बाद जो अगला देश आता है वो आता है बेलारूस। ये देखिए, जैसे नाम है बेलारूस, तो बेलारूस भी 1991 तक किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा आज रशिया कहलाता है। इसकी राजधानी मिन्स्क कहलाती है, और इसकी जो मुद्रा है, इनकी अपनी मुद्रा है, हालांकि नाम उसका वही है रूबल, जो रूस की मुद्रा का नाम है। इसके बाद आता है यूक्रेन। यूक्रेन आजकल खूब चर्चाओं में है। इसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे भी मैं बताता हूँ कि यूक्रेन भी 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था, और अलग होने के बाद ये कुछ हद तक अमेरिका के पाले में जाने का प्रयास कर रहा है। और अमेरिका का एक सैन्य संगठन है जो उसने 1949 में बनाया था, जिसको कहते हैं नेटो। अब नेटो एक सैन्य संधि है, जिसका अर्थ है कि अगर नेटो के किसी भी देश पर हमला होगा तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। 28 के 28 देश मानेंगे कि वो नेटो के उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये सैन्य संधि है, और रूस पड़ता है इसके इधर पूरब में। तो यदि यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो सीधा प्रभाव ये होगा कि अमेरिकी जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो रूस के बॉर्डर तक आ जाएगी, और ये शक्ति संतुलन को गड़बड़ा सकती हैं। इसी को देखते हुए यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव है, और 2014 में तो तनाव ये चरम पर पहुंच गया, जब ये हिस्सा एक समय 2014 तक ये हिस्सा रूस का, यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन इसे कहते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया। और यहाँ पर जो जनसंख्या है 90% से ज्यादा वो रूसी मूल की है, रूसी भाषा बोलते हैं। तो जब रूस और यूक्रेन का तनाव हुआ और रूस के राष्ट्रपति को विद्रोहियों ने देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करा, तो उसके बाद यूक्रेन के लोगों ने
जनमत करने के बाद ये निर्णय लिया कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इसलिए 2014 के अंदर रूस ने क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया। और यही मुद्दा था जिसकी वजह से रूस को पश्चिमी देशों ने G8 ग्रुप से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनका मानना है कि रूस ने ये जो कदम उठाया है, ये कदम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसके विरुद्ध उठाया और अन्य देश पर जबरदस्ती उन्होंने उसकी भूमि पर कब्जा किया। इसलिए इसके अलावा इसकी जो मुद्रा है यूक्रेन की मुद्रा, वो कहलाती है खरीविनिया। अजीब सा नाम है, खरीविनिया, और हिंदी में तो ऐसे ही लिखना है, खरीविनिया। ये इसका महत्व क्या है क्रीमिया का? ये है काला सागर, और काले सागर के अंदर जो एंट्री है, आगमन है, वो इधर से है। और रूस का जो बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा है वो क्रीमिया में तैनात था, जो समझौता उनका यूक्रेन के साथ हो चुका था। तो यदि यूक्रेन नेटो में शामिल होता है और क्रीमिया में रूसी सैनिक है, तो उन्हें खतरा ये था कि अमेरिका के नौसैनिक जहाज जो है वो काले सागर में एंटर कर जाएंगे, और ये उनके लिए असहज स्थिति होती रूसियों के लिए। इसीलिए उन्होंने क्रीमिया के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद जो अगला देश है वो दे रखा है मोल्दोवा। यहां पर देखिए, ये देश मोल्दोवा, यहां पर है मोल्दोवा। ये मोल्दोवा जो है ये छोटा सा देश है। इसकी राजधानी कौन सी है? किशिनाउ, और इस किशिनाउ, ये किशिनाउ हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे। और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम है ल्यू, मैं भी ये ल्यू के नाम से, LEU के नाम से। और कोई इसके बारे में क्वेश्चन नहीं। CDS के एग्जाम में आया था कि काले सागर से किसकी सीमाएं लगती हैं, तो आप देखेंगे तो इसकी सीमाएं जो है काले सागर से नहीं छूती, क्योंकि यहाँ पर हिस्सा है जहाँ पर ये इनको अलग करता है। तो CDS के अंदर उन्होंने इस देश का नाम भी दिया और पूछा किसकी सीमाएं उसके साथ नहीं लगती, तो हमारा ये आंसर होगा मोल्दोविया। के बाद हम चलेंगे पश्चिम की ओर, तो यहाँ पड़ेगा रोमानिया। रोमानिया जो है ये राजधानी का नाम दे रखा बुकारेस्ट, और रोमानिया की जो एक टेनिस खिलाड़ी है सिमोना हेलेप, वो वर्तमान के अंदर जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं लॉन टेनिस की महिला, उसके अंदर इसका नाम आता है। इतनी खबर इसके बारे में। इसके अलावा और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं। मुद्रा वही है जो मोल्दोविया की है, यानी कि ल्यू, ये मुद्रा का नाम। इसके बाद नीचे की तरफ देश पड़ेगा बुल्गारिया। बुल्गारिया की जो राजधानी है वो कहलाती है सोफिया, और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा को कहते हैं लेव, और कोई सवाल नहीं, या LEV के नाम से। एक सवाल और बनता है कि कौन से देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं काले सागर से लगती हैं। तो ये सारे देश, जैसे आप अभी पढ़ते हुए चल रहे हो, तो आप क्या देख सकते हैं? यूक्रेन की सीमाएं, रोमानिया की सीमाएं, बुल्गारिया की सीमाएं, तुर्की की सीमाएं, और थोड़ा इधर की तरफ हम चलेंगे देखेंगे तो क्या दे पाएंगे। देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, यूक्रेन की सीमाएं, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये नीचे तुर्की या टर्की, जॉर्जिया, और ये हिस्सा है रशिया। तो कितने देश हो गए? 6 देशों की सीमाएं काले सागर के साथ में लगती। इसके बाद आ गया अगला देश, जो नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे दे रखा है यूनान। यूनान जो है यहाँ पर, ये देखिए, इसी को ग्रीस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं यूनान। इसकी राजधानी एथेंस, सभी जानते हैं ऐतिहासिक नगर है। सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 के अंदर। तो पहली बार जो ओलंपिक है, जो जिन्हें कहते हैं आधुनिक ओलंपिक, उनकी शुरुआत हुई थी एथेंस में 1896 में। पहले ओलंपिक यहीं पर ही आयोजित किए गए थे। और जो यूनान है, इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा भी यूरो। तो फिर हम इस पे आगे यूरो के ऊपर कि यूरो किस देश की मुद्रा है, तो उसमें इसका नाम आएगा। इसके बाद चलिए मैसिडोनिया या मकदूनिया। ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर मकदूनिया। इस पर जाने से पहले हम 1-2 पॉइंट और करते हैं ताकि आप लोग इसकी पृष्ठभूमि समझ सकें। 1991 तक ये वो समय है
जब रूस का विघटन हुआ। ध्यान कीजिए, मैंने कई बार बताया, रूस नहीं, सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ जब टूटा तो एक प्रकार से बहुत बड़ा एक विचारधारा थी जिसको कहते थे कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा। उसके टूटने के बाद रूस से सटे हुए जो देश थे जहां साम्यवादी व्यवस्था का प्रभाव था, उन सब में ये व्यवस्था खत्म हो गई। उसी क्रम के अंदर यूगोस्लाविया जो देश था, उस देश के भी टुकड़े हो गए और उस देश में से ये 6 देश बने हैं। कौन कौन से? एक तो नाम है मकदूनिया, एक नाम आएगा मोंटेनिग्रो, एक नाम आएगा बोस्निया हर्जिगोविना, एक नाम आएगा क्रोशिया, एक नाम आएगा यहां पर स्लोवेनिया और एक नाम आएगा सर्बिया। ये 6 देश हैं जो यूगोस्लाविया के टूटने के बाद बने हैं। कुछ समय तक मकदूनिया और ग्रीस के बीच में या यूनान के बीच में विवाद भी चलता रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था ये कि जो मकदूनिया है, जो मैसिडोनिया इंग्लिश में है मैसिडोनिया, इसे हिंदी में मकदूनिया, ये वो जगह है जहां से सिकंदर महान भारत आया था। मकदूनिया नाम ही है। और जो मकदूनिया वो पड़ता है वो ये हिस्सा है यूनान का, जो उत्तरी यूनान है। तो यूनान का यह आरोप था, यानी कि यूनान किसे कह रहे हैं हम? ग्रीस को, हिंदी में इसी को। तो यूनान का यह आरोप था कि मकदूनिया जो यूगोस्लाविया से 1991 में अलग हुआ था, तो उसका वो इस शब्द का प्रयोग कर रहा था और ऐतिहासिक रूप से मकदूनिया की जो उपलब्धियां हैं वो गुमराह कर रहा था दुनिया को कि वो उसके साथ भी जुड़ी हुई है। इसकी वजह से यूनान का ये कहना था कि मकदूनिया अपना नाम बदल दे, या तो वो कह दे कि रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया यानी कि उत्तरी मकदूनिया गणराज्य, या फिर ये कहे पूर्व यूगोस्लाविया का मकदूनिया राज्य। और 2018 में जाकर दोनों के बीच में ये लंबा विवाद खत्म हुआ जब मकदूनिया ने अपना नाम बदलने का जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर करे और अब से इसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया यानी कि उत्तरी मकदूनिया की गणराज्य। और साथ ही उसने ये भी निर्णय लिया, ये भी समझौता हुआ है कि मकदूनिया के अंदर जो सिकंदर महान और दूसरे जो स्टैचू या दूसरी मूर्तियां जो हैं उनके नीचे लिखा जाएगा कि ये प्राचीन जो क्षेत्र है मकदूनिया जो ग्रीस में या यूनान में पड़ता है उसकी ये मूर्तियां हैं और उनके नीचे मकदूनिया और यूनान की मैत्रीपूर्ण संबंधों की बातें लिखी जाएंगी। तो एक प्रकार से जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा था इसका समापन हुआ और इसकी राजधानी देखिए मकदूनिया की स्कोपिये, ये राजधानी है स्कोपिये। और इसके बारे में जो पॉइंट आएगा स्कोपियो ये आएगा कि ये वो स्थान है जहां मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। तो देखिए मदर टेरेसा भारत की एकमात्र महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी इस मकदूनिया में ही उनका जन्म स्थान है। तो पूर्व में तो हम कह सकते हैं यूगोस्लाविया और वर्तमान में हम कह सकते हैं उत्तरी मकदूनिया। तो अब इसका नाम बदल जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा उत्तरी मकदूनिया। इसके अलावा और क्षेत्र है अल्बेनिया। इसकी मुद्रा का नाम और देख लेते हैं कि जो मकदूनिया है इसकी मुद्रा कौन सी है? दिनार। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, तो ये यूरोप का देश लेकिन इसकी मुद्रा कौन सी है? दिनार। वही मुद्रा जो इराक की है, जो जॉर्डन की है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया कि प्राचीन काल के अंदर कुषाणों के समय और गुप्त काल के दौरान, कुषाण पीरियड और गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स थे, स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्हें दिनार कहते थे। ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो अब आप समझ गए होंगे दिनार क्या है। यहाँ पहाड़ियां पड़ती हैं, जैसे आप ये ग्रीन सा कलर देख रहे हैं, तो ये पहाड़ियां हैं जिन्हें कहते हैं दिनार पहाड़ियां, इन्हें कहते हैं दिनार एल्प्स। ये दिनार एल्प्स नाम से है। ये पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से प्राचीन काल में शब्द प्रयोग हुआ, इसीलिए दिनार शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो क्षेत्र है जो हम अभी पढ़ रहे हैं
जैसे आप देखिए ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, जरा मैं और थोड़ा छोटा कर जी, ये इस प्रायद्वीप को कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, इसे कहते हैं बाल्कन हिंदी में इस तरीके से। और बाल्कन प्रायद्वीप जो है ये आसान क्षेत्र रहा है प्राचीन समय से ही, और अभी मैं बताऊंगा इसके दूसरे विश्व युद्ध की, पहले विश्व युद्ध की जो भूमिका है वो भी यहीं से शुरू हुई थी। तो अल्बेनिया एक और देश मैंने बताया, अल्बेनिया की जो राजधानी है, अल्बेनिया की राजधानी है तिराना। यहां पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है, राजधानी है तिराना, और इनकी जो मुद्रा है उसका नाम है लेक, इंग्लिश में इसको लेक कहते हैं। इसके बाद आ गया, उसके ऊपर देश आ गया, एक और देश है जिसका नाम है सर्बिया मोंटेनिग्रो। ये सर्बिया मोंटेनिग्रो जो है ये, या मोंटेनिग्रो, जिसके बारे में जो पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में नहीं आएंगे, इसके ऊपर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें देखना। वैसे इसके बारे में भी जो 2-1 पॉइंट्स है, मोंटेनिग्रो की राजधानी कौन सी है, पोदग्रिका, अभी मैं बताता हूँ। ये देश भी मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग करता है। इसके बाद है बोस्निया हर्जिगोविना। ये चर्चाओं में इसलिए रहा 1995 तक, क्योंकि जब 1991 के अंदर यूगोस्लाविया का विघटन हुआ, उनमें से सबसे बाद में जो देश बने हैं वो 2 बने हैं 1995 में। एक देश जो बना है वो बना है सर्बिया, बोस्निया और हर्जिगोविना, और एक देश बना है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ दोबारा से, एक तो ये बना है और एक बना है सर्बिया। ये 1995 के अंदर बने। बोस्निया हर्जिगोविना इसलिए चर्चाओं में था क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले अधिकांश जो बहुसंख्यक थे 44% वो थे मुस्लिम, और बाकी जो है यहाँ पर थे सर्ब और क्रोशिया। सर्ब मतलब हो गया जो ईसाई सर्बिया के, और क्रोशिया के। और जब बोस्निया हर्जिगोविना ने अलग होने की मांग करी तो इसमें जो वहाँ पर रहने वाले मुस्लिमों का अलग होने की मांग थी उसका विरोध करा यहाँ के सर्ब और क्रोशियाई लोगों ने, और गृह युद्ध की स्थिति बनी, जिसमें सर्बिया ने अपनी सेना भी भेजी, जिस सेना के अंतर्गत जो है कई लोगों के नाम है, जैसे कार्डोविक का नाम आता है, जिसके ऊपर बाद में युद्ध अपराध भी चलाए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड के अंदर हेग में, वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर मुकदमे भी चलाए गए। तो एक खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें बोस्निया हर्जिगोविना का उसके बाद उदय हुआ। बोस्निया हर्जिगोविना जो है, इसकी राजधानी के बारे में दे रखा है, इसकी राजधानी जो है सराजेवो, और सराजेवो वो जगह है जहाँ पर 1914 में एक घटना हुई थी जिससे वर्ल्ड वार शुरू हुआ। जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार यहाँ पर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहा था, कुछ सर्ब विद्रोहियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, और इस घटना ने ही शुरुआत कर दी होने वाले प्रथम विश्व युद्ध की। और इनकी जो मुद्रा है वो है कॉन्टिनेंटल मार्क। मार्क जो मुद्रा थी, ये मुद्रा किसकी थी, मार्क मुद्रा थी जर्मनी की, तो ये नाम जो है वो जर्मनी, इसका नाम है कन्वर्टिबल मार्क। इसके बाद अगला जो देश है इससे सटा हुआ, जो मैंने जैसे अभी बताया, वो है सर्बिया, और सर्बिया का जो प्रमुख खिलाड़ी है वो है नोवाक जोकोविक। अभी 2019 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर प्रतियोगिता को जीतने में सफलता प्राप्त करी है नोवाक जोकोविक ने, और ये उसका 15वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। तो ये आप नाम सुनते ही रहते होंगे, वो सर्बिया का है। इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी का नाम है बेलग्रेड, और जो इसकी मुद्रा है वो मुद्रा है दिनार। तो अब देखिए, दिनार 2 देशों की मुद्रा हो गई। अब इसमें जो ये पड़ता है यूरोप, एक तो सर्बिया और एक नीचे दे रखा उत्तरी मकदूनिया। इसके बाद देश आ गया क्रोशिया। ये भी वही देश है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका गठन जो है, इसका गठन भी हुआ है किससे, यूगोस्लाविया से, क्रोशिया। इसकी राजधानी कौन सी है, क्रोशिया की राजधानी जग्रेब, और इसकी जो मुद्रा है वो है क्रूना, या कूना कह लिए, गलती से मैंने क्रू कर दिया, ये है कूना, ये कूना।
इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद दे दिया ऊपर की तरफ स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया, इसकी जो राजधानी है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, लुब्लियाना। यहां पर लिखा हो, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पर आएगा ल्यूब्लियाना, ये इनकी राजधानी है। और जिस मुद्रा का यहां इस्तेमाल किया जा रहा है वो है यूरो। इसके बाद ऊपर की तरफ आप चलेंगे, इधर थोड़ा सा चलें साइड में, ये है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट और इनकी जो मुद्रा है वो है फोरिंट। ये इनकी मुद्रा है। इसके बाद अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रिया। यहां पर ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया है। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसकी कई फिल्में आपने कभी देखी हो, कमांडो के नाम से हॉलीवुड की एक फिल्म है, इसके अलावा और भी कई सारी मशहूर फिल्में हैं जिसमें उसने अभिनय किया है, वो मूलतः ऑस्ट्रिया का ही है। और बाद में वो अमेरिका उसने जाना निर्णय लिया क्योंकि फिल्मों में काम करना चाहता था, और वहाँ पर ही उसने ये नाम कमाया। इसकी राजधानी जो है वियना है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है वियना क्योंकि जो 14 देशों का प्रमुख तेल उत्पादक निर्यातक देशों का समूह है जिसे कहते हैं ओपेक, उसका मुख्यालय वियना में ही स्थित है। और ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है वो उन्होंने, वही है, इनकी मुद्रा भी कौन सी है, यूरो, वो अपनाई हुई है इन्होंने। इसके अलावा ऑस्ट्रिया का जो चर्चा आती है वो केवल इसी संदर्भ में आती है। और यहाँ पर एक बात और देखें कि भारत के जो नाभिकीय कार्यक्रम है उसके जनक कहलाते हैं डॉक्टर होमी भाभा। होमी भाभा जो है उनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी 1966 में। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो यहाँ पर हुई थी माउंट ब्लैंक, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। और वो उस समय क्या कर रहे थे, वो एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वियना जा रहे थे जब 1966 में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। इसके बाद ऑस्ट्रिया के सटा हुआ देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो है ये स्लोवाकिया है। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लाव। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, शायद लिखा हो, ये देखिए, इसकी राजधानी कौन सी है, ये राजधानी है ब्रातिस्लाव। और इनकी जो मुद्रा है वो भी कहलाती है यूरो। और स्लोवाकिया के बारे में हम क्या पहले, और साथ में एक देश और है चेक, इसे इस तरीके से चेक लिखते हैं, चेक गणराज्य। और अभी हाल ही के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसके फाइनल के अंदर जो पराजित होने उपविजेता है वो है पेत्रा क्विटोवा। वो कौन से देश की है, वो भी चेक गणराज्य की है। और 1993 तक ये एक देश था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। चेक और स्लोवाकिया दोनों एक ही थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो उससे सटे हुए बहुत सारे देश थे जहां कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रसार था, वो सारे के सारे ही टूट गए थे। अगला जो देश है उसके बाद आता है हमारा पोलैंड। पोलैंड देखिए, पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की राजधानी है वार्सा। और ये वर्तमान में चर्चाओं में किस लिए रहा, इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर हाल ही के 2018 के अंदर जलवायु परिवर्तन की एक बैठक का आयोजन किया गया जो था काटोवाइस। ये काटोवाइस नाम की जगह है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे कहते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इस सम्मेलन का आयोजन काटोवाइस में ही किया गया था। और पोलैंड की जो मुद्रा है उसको नाम है ज़ोलके। मैं यहां पर लिख देता हूं, ज़ोलके। इसके बाद इससे सटा हुआ देश है जर्मनी। जर्मनी के बारे में तो, जर्मनी तो यूरोप का सबसे बड़ा ताकतवर देश है आर्थिक दृष्टि से, और उसकी मर्जी के बगैर कोई भी निर्णय यूरोपीय संघ में लेना असंभव है। इसकी राजधानी बर्लिन है। और ये दोनों के दोनों एक देश हुआ करते थे, दो अलग अलग देश थे जर्मनी के। एक तो कहलाता पूर्वी जर्मनी और एक कहलाता था पश्चिमी जर्मनी। और यहाँ पर एक दीवार थी जिसको कहते थे बर्लिन की दीवार।
बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद ये दोनों के दोनों देश जो है एक हो गए और बर्लिन उन दोनों देश संयुक्त देशों की जो इकट्ठा हुए थे उनकी राजधानी कहलाई। यहाँ पर इस टाइम जो चांसलर है उसका नाम है एंजेला मर्केल और जर्मनी की जो मुद्रा है वो मुद्रा है यूरो, क्योंकि यूरो इसके बगैर तो चल ही नहीं सकती। किस लिए फेमस है जर्मनी? जर्मनी फेमस है अपनी गाड़ियों के लिए, जैसे BMW, मर्सिडीज, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसने महारत हासिल किया हुआ। इसके बाद आता है अगला देश, इससे जो सटा हुआ है वो आ गया ऊपर की तरफ, देखिए यह है डेनमार्क। ये देश डेनमार्क छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये देश बना है, जिसकी राजधानी है कोपनहेगन। और इसके बारे में जो इसकी करेंसी है क्रोन। आप पढ़ ही रहे थे कि क्रोन जो है वो कौन कौन से देशों की राजधानी थी, वो कौन कौन से देशों की मुद्रा थी। तो आपने पढ़ा था कि नॉर्वे, इसके उत्तर में नॉर्वे ही है। नॉर्वे की जो मुद्रा है वो भी कौन सी थी? तो दोनों की मुद्राएं जो है एक थी, या क्रोन। इसके बाद है द नीदरलैंड्स। भाई नीदरलैंड तो इसलिए है कि जो विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर द नीदरलैंड की टीम ने ही महिला विश्व कप हॉकी की विजेता होने का गौरव भी प्राप्त किया। तो अगर और भारत में भी जो पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर 2018 में, उसमें बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर ही टूर्नामेंट जीता। तो फुटबॉल, हॉकी या खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति है और साथ ही साथ ये विकसित राष्ट्र भी है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी कहलाती है एम्स्टर्डम। और इसके अंदर ही एक जगह है हेग, जैसे नाम लिखा हुआ है हेग। ये किस लिए खबरों में है? ये किस लिए? देखिए, ये इसलिए है क्योंकि जो हेग है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र जो के 6 अंग है, 6 अंग में से एक अंग ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर जिसका मुख्यालय है, वो कहलाता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और हमारे लिए इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि दलवीर भंडारी पहले भारतीय न्यायाधीश हैं जो इस न्यायालय के अंदर लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। नीदरलैंड के नीचे आता है देश बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है नेटो का। नेटो जो है एक सैन्य संधि है जो 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में बनी थी ताकि पूर्व सोवियत संघ के प्रभाव को रोका जा सके। इसी को नेटो कहते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का अखाड़ा, कॉकपिट ऑफ यूरोप। एक प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन हराया गया 1815 में, इसे कहते हैं वाटरलू का युद्ध। ये वाटरलू का युद्ध भी बेल्जियम की जमीन पर ही लड़ा गया, इसीलिए बेल्जियम को कहा गया, बेल्जियम को नाम दिया गया यूरोप का अखाड़ा। और दूसरा पॉइंट यह है बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम ने 2018 के हॉकी विश्व कप जो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया उसका फाइनल जीतने में भी सफलता प्राप्त करी। इसके बाद देश आता है पेरिस और फ्रांस। फ्रांस के बारे में तो कई सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी राजधानी जो है वो पेरिस है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि फ्रांस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक संगठन बना है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वो COP की जो बैठक हुई थी यहाँ पर 2015 में, यानी कि जलवायु परिवर्तन की बैठक जो पेरिस में हुई थी, उसी में निर्णय लिया गया था कि ये सौर गठबंधन बनाया जाएगा ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। तो फ्रांस जो है इस मामले में भारत के साथ है। इसके अलावा फ्रांस के अंदर जो मुद्रा है जिसका यूज किया जाता है वो कहलाता है यूरो। अगला जो फ्रांस के बाद जो देश है वो आ गया स्पेन। नीचे की तरफ देखें, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और स्पेन जो यूज करता है मुद्रा वो कहलाती है यूरो। यूरो का यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रमुख खिलाड़ी है इस देश का, उसका नाम है राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के फाइनल में
नोवाक जोकोविक जो सर्बिया का खिलाड़ी है, उसने राफेल नडाल को पराजित किया और राफेल नडाल को कहा जाता है बजरी का बादशाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन जो कि लाल बजरी या क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं उसको जीतने में उसी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, इसीलिए उसे कहते हैं किंग ऑफ क्ले। इसके बाद आ गया पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है उसकी राजधानी कहलाती है लिस्बन। थोड़ा मैं बड़ा करूं तो आएगा शायद। इसकी राजधानी लिस्बन है, चलिए नहीं दिखा रहे हैं इसमें फिलहाल। लिस्बन इसकी राजधानी है और जो खिलाड़ी यहाँ का प्रसिद्ध है, ज़्यादातर जानते होंगे फुटबॉल का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका प्रमुख खिलाड़ी। इसके और इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? ये प्रायद्वीप तीन तरफ देखिए पानी से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं इबेरियन प्रायद्वीप, इबेरियन। और नीचे की तरफ जो ये छोटा सा हिस्सा है इसे कहते हैं जिब्राल्टर की संधि। जिब्राल्टर जो है यहाँ छोटा सा जगह पड़ती है जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। ये भूमध्य सागर है, ये ब्लू कलर से है, तो इसे कहते हैं की टू मेडिटेरियन सी, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने के लिए यही रास्ता जो है, ये रास्ता है जहां से गुजरना हुआ। इसके बाद जो अगले देश दे दिया वो दे दिया स्विट्जरलैंड, जो फ्रांस से सटा हुआ देखिए यहाँ पर। और स्विट्जरलैंड को कहते हैं यूरोप का खेल का मैदान, इसे कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। और यूरोप की राजधानी है बर्न। यूरोप की राजधानी यहाँ पड़ती है जिसका नाम है बर्न। और यूरोप जो है ये तटस्थ रहने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसमें एक शहर है जेनेवा। ज़्यादातर जो मुख्यालय आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वो यही पाए जाते हैं। उसका कारण है कि स्विट्जरलैंड जो है कभी किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, इस कारण से इसको तटस्थ माना जाता है। यही कारण है इसके मुख्यालय कई संगठनों के यहाँ है। और जो ये मुद्रा इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुद्रा है फ्रैंक, स्विस फ्रैंक कहलाता है, यानी कि पहले जो फ्रांस की मुद्रा थी वही नाम है इसमें। इसके बाद है इटली। इटली की राजधानी रोम है। और इटली के बारे में ये पॉइंट है कि हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी इटली की ही मूल निवासी है। इसके अलावा इटली में जो मुद्रा का इस्तेमाल होता है वह है यूरो। और जहाँ रोम है उसके पास ही एक और सिटी है जिसे कहा जाता है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी जो है संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य नहीं है, ये यहाँ पर ये ईसाइयों की धार्मिक शहर कहलाता है जिसे कहते हैं वेटिकन सिटी। इसके बाद आ गया अगला पॉइंट, ये छोटे से एक दो देश और बचे, जैसे माल्टा है। माल्टा जो है इसकी राजधानी वेलेटा है, ये माल्टा है और इसमें यूरो का प्रयोग किया जाता है। फिर एक देश साइप्रस है, इधर की तरफ चलेंगे थोड़ा सा और, ये साइप्रस। हालांकि साइप्रस जो है इसे एशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये भी खुद को सांस्कृतिक रूप से यूरोप का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए ये यूरो मुद्रा का प्रयोग करते हैं। और इसकी राजधानी जो है उस राजधानी का नाम है निकोशिया। निकोशिया। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें दे रखा है, कि जैसे इन सागरों के नाम दे रखे हैं। ये सागर का नाम यहाँ नहीं दे रखा, मरमरा सागर, ये काला सागर। इसके अलावा सारे सागरों के नाम मैंने दे रखे हैं इसके अंदर, जो आप देख रहे हो यहाँ पर सागरों के नाम, एडियाटिक आदि के नाम, वो आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा और सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो 7409025394, ये पीडीएफ के लिए नहीं है, ये बुक के लिए है। जो कोई बुक परचेज करना चाहते हैं या तो अवेलेबल होगी मार्केट में आसानी से, नहीं तो यहाँ। और जो पीडीएफ चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर 9758702006, इसके ऊपर आप अपना शुभ नाम, अपनी जगह का नाम और एग्ज़ाम का नाम लिख के भेज दीजिए। मैं आप लोगों को जो मेरे को पीडीएफ मैं वीडियो में देता हूँ वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आपको संबोधित कर सकूं।